हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में बेटा हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमने कर ली थी, आज हम उसके आगे का पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या होते हैं बेटा? ट्राइकोम्स को हम कहते हैं एपिडर्मल हेयर्स। ट्राइकोम्स आर कॉल्ड एपिडर्मल हेयर्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? एरियल सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देंगे। और ट्राइकोम जो हेयर्स होते हैं दीज आर क्यूटिनाइज्ड हेयर। क्यूटिन की लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्यूटिनाइज्ड हेयर्स होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यूजुअली जो ट्राइकोम हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम रूट हेयर की बात करेंगे तो वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मे बी ब्रांच्ड और मे बी अनब्रांच्ड। इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन डेवलपिंग। देखो बेटा, ये एक आपका ट्राइकोम है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ट्राइकोम डेवलप हो जाता है। तो इन दोनों ट्राइकोम के बीच में, जैसे यहाँ से विंड फ्लो कर रही है, तो इन दोनों ट्राइकोम के बीच में जो एयर है वो इंसुलेटिंग स्टेशनरी लेयर ऑफ एयर होती है। ठीक है, ये क्या करती है? अगर आपके स्टोमेटा यहाँ होते, ट्राइकोम्स अगर नहीं होते तो स्टोमेटा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहते तो विंड की स्पीड ज़्यादा होती, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता? ज़्यादा होता। ठीक है, लेकिन अब मान लो स्टोमेटल ओपनिंग यहाँ पे है, तो ये दो ट्राइकोम्स के बीच में प्रेजेंट है, और दो ट्राइकोम्स के बीच में कुछ एयर ऐसी होती है इनके बीच वाली जो स्टेशनरी एयर होती है, फ्लो नहीं कर रही है, स्टैंडिंग एयर है। अब क्योंकि वो फ्लो नहीं कर रही है तो सैचुरेटेड एयर इजीली रिप्लेस नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो जो ट्राइकोम हेयर्स होते हैं ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं, तो ये इनका फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपके ट्राइकोम्स दिखाए हैं। देखो बेटा, ये एपिडर्मल लेयर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एपिडर्मल सेल्स की एलोंगेशन नहीं होते हैं, ये एडिशनल सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर मैंने दिखाए, और इनके ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? क्यूटिकल की। तो ये तो हेयर्स आपके कहलाते हैं ट्राइकोम्स। अब हम बात कर लेते हैं, स्टेम हमने डिस्कस कर लिया है, एपिडर्मिस हमने स्टडी किया, फिर उसके ऊपर स्टोमेटल पोर थे उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया, और फिर एपिडर्मल हेयर्स की हमने बात कर ली जिनको हमने कहा ट्राइकोम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बारे में हम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में पढ़ चुके हैं। सिंगल लेयर होती है, आउटर वॉल थिन होती है, क्यूटिकल की सेपरेट लेयर भी नहीं होती है, हम स्टडी कर चुके हैं ना। और एपिब्लेमा की ही कुछ सेल इलोंगेट करती हैं और क्या बनाती हैं? रूट हेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रूट हेयर्स। ध्यान रखना, एपिब्लेमा की ही सेल इलोंगेट करती है, उसका प्रोटोप्लाज्म इलोंगेट करता है और क्या बना लेता है? रूट हेयर बना लेता है। ये मैंने रूट हेयर के डायग्राम को आपको बड़ा करके दिखाया। इसमें क्या मैंने दिखाया, ध्यान से देखना। रूट हेयर जो होते हैं उनके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म कहाँ चला जाता है? पेरिफेरल पोजीशन पे। न्यूक्लियस भी पेरिफेरल टिप पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, रूट हेयर कहाँ से अराइज होती हैं? सम ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स। कुछ एपिब्लेमा सेल्स जो है वो एक्सटेंड करती हैं और क्या करती हैं? एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ बनाती हैं, जिस ट्यूबुलर आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट हेयर। ठीक है, अब क्योंकि ये एपिब्लेमा की ही एक सेल्स की आउटग्रोथ है तो दे आर यूनिसेल्यूलर। कैसी होती हैं? यूनिसेल्यूलर। जबकि आपके ट्राइकोम्स जो थे वो कैसे थे? मल्टी सेल्यूलर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यूनिसेल्यूलर तो है ही है, अब क्योंकि एक ही सेल के हैं तो मोस्टली अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ट्राइकोम्स कैसे थे? मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इनका फंक्शन क्या है? ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज द
एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ द रूट। एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, सोइल के इंटरस्पेसेस के बीच में पास आउट होती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। देखो एरिया कैसे बढ़ा रही है, मान लो नॉर्मली तो ये सिर्फ इतना ही एरिया होता जहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता, लेकिन रूट हेयर की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो मेनली ध्यान रखना, रूट का जो पार्ट वाटर एब्जॉर्प्शन करता है वो पार्ट मेनली होता है वो पार्ट जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिपिकल रूट की स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये रूट का वो पार्ट है जो सोइल के सरफेस के कांटेक्ट में है, मतलब शूट सिस्टम से अटैच होगा। ये नीचे का पार्ट है जो सोइल के क्रस्ट की तरफ होता है। तो रूट जो होती हैं उनका जो टिप पार्ट होता है, इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। टिप पार्ट में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एबिलिटी होती है डिवीजन करना, तो सेल की, अब क्योंकि रूट नीचे सोइल में पेनिट्रेट कर रही है तो इस पार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन कौन देगा, रूट कैप देगा। कौन देगा बेटा, रूट कैप। तो इनका जो टिप पार्ट होता है वो रूट कैप से एनक्लोज्ड होता है। इसके टिप पार्ट के ऊपर होती है मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसके अंदर वो सेल्स होंगी जो डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके रूट की लेंथ बढ़ाएंगी। जो सेल डिवाइड हो जाती है और जिनको डिफ्रेंशिएट होना होता है वो फिर किस में ऐड हो जाती है, इलोंगेशन जोन में। इसको इलोंगेशन जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के वो सेल अपने साइज को इलोंगेट करती हैं। इससे पीछे आप जाओगे तो रूट हेयर जोन होता है जिसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये रूट का स्पेसिफिकली वो पार्ट होता है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। और इससे पीछे अगर हम देखेंगे तो ये होता है मैच्योरेशन जोन। कौन सा जोन होता है, मैच्योरेशन जोन। तो ये हमने आज स्टडी किया ट्राइकोम्स, एपिब्लेमा और रूट हेयर्स के बारे में। एक चीज़ और हम बात करते हैं कॉर्क की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्क। कॉर्क कब बनता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये एक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है जो कब बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, और वो भी किसमें, रूट एंड स्टेम में। और रूट एंड स्टेम में भी किसमें बेटा, डाइकोट में, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ध्यान रखना। तो जो ऑल्टर मैच्योर रूट एंड शूट होती हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, कॉर्क। अब कॉर्क बनाता कौन है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, वो सेकेंडरी मेरिस्टम जो कॉर्क बनाता है उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो रूट और स्टेम के आउटर रीजन्स में कॉर्क कैम्बियम बनता है जब उसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है। अब कौन से पार्ट में बनेगा वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ठीक है। किसी में पेरिसाइकिल से बन जाता है, किसी में कॉर्टेक्स की इनर लेयर से बन जाता है, किसी में कॉर्टेक्स की आउटर लेयर से बनता है। तो कहीं से भी बनता है, लेकिन वो अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट में वेरी करता है। डाइकोट रूट में अलग होता है, मोनोकोट रूट में अलग पोजिशन पे बनता है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन जहाँ पर भी होती है, अब कॉर्क कैम्बियम एक प्लेट मेरिस्टम होता है। दैट मीन्स जब ये डिवीजन करता है ना तो ऊपर की तरफ भी सेल्स को ऐड करेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवीजन करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। तो ये ऊपर की तरफ भी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहा है और नीचे की तरफ भी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहा है। अब जो ये सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ाएगा उन सेल्स को हम कहते हैं कॉर्क, और नीचे की तरफ जो सेल्स ऐड कर रहा है उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। इसका मतलब कॉर्क की फॉर्मेशन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन कब हुई, जब प्लांट ने सेकेंडरी ग्रोथ की। तो ये सीक्वेंस होती है, देखो ये मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को ही फैलोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैलोजन, ठीक है। इसने जो ऊपर की तरफ सेल्स ऐड की इनको हमने बोला कॉर्क। कॉर्क को ही फैलम भी बोला जाता है। और नीचे की तरफ जो सेल्स ऐड की हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडम कहा जाता है।
फैलोडर्म। अब होता क्या है ये चीज देखो, जो सेल्स ये आउटर साइड की तरफ ऐड कर रहा है, ये जो सेल्स होती हैं ये रेक्टेंगुलर आउटलाइन की होती हैं। कैसी आउटलाइन की होती है? रेक्टेंगुलर। और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, कई सारी सेवरल लेयर्स में अरेंज होती है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। और ये जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं। क्यों होती है डेड? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ये चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर डेड हो जाती है, टैनिन से फिल्ड अप होती है, रेजिन से फिल्ड अप होती है, टैनिन, रेजिन, ठीक है, इनकी डिपोजिशन इसके अंदर होती है। और सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। किसकी डिपोजिशन होती है? सुबेरिन। सुबेरिन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है बेटा प्लांट्स में, कि कॉर्क जो होता है वो इम्परमिएबल हो जाता है। अब देखो इनर टिश्यूज में क्या है? वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो बाहर की, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर में वस्कुलर टिश्यूज हैं आपके, ठीक है। तो वस्कुलर टिश्यूज को बाहर की तरफ क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और फूड को सप्लाई करना है। लेकिन मान लो यहाँ पे कोर्क लेयर बन जाए। अब कोर्क लेयर में क्योंकि सुबेरिन की डिपोजिशन है, ध्यान रखना किसकी डिपोजिशन है? सुबेरिन की। तो कोर्क जिस रीजन में बन जाती है ना बेटा, तो उसके बाहर वाले सारे के सारे रीजन स्टार्व्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्टार्व्ड? क्योंकि कॉर्क की जो लेयर्स होती हैं वो इम्परमिएबल हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जिसकी वजह से बाहर वाले टिश्यूज को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। और उनको क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिलता है तो वो पील ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, उनको नरिशमेंट नहीं मिलता है तो वो डेड हो जाएंगे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर हमेशा कोर्क होती है। क्यों? क्योंकि कोर्क जिस भी रीजन में बनी उसके बाहर वाले सारे टिश्यूज स्टार्व्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर हमेशा कौन सी मिलेगी? कोर्क की मिलेगी। उससे नीचे आपको क्या मिलेगा? कॉर्क कैम्बियम। और उससे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। कोर्क को हम क्या कहते हैं? फैलम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फैलोजन। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं बेटा फैलोडम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और तीनों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं पेरिडम। पेरिडम किसे कहते हैं? फैलम, फैलोजन एंड फैलोडम, तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? पेरिडम। तो ये चीज ध्यान रखना। कोर्क में कुछ परमानेंट ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लेंटिसिल्स। क्या कहते हैं बेटा? ये जो परमानेंट ओपनिंग्स होती हैं इनको हम कहते हैं लेंटिसिल्स। ये आपको मैच्योर स्टेम के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। मैच्योर स्टेम के अंदर परमानेंट ओपनिंग होती है, मैच्योर स्टेम और रूट में आपको देखने को मिलती है। और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सेल से। किससे बनी हुई होती है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। बेटा जैसे आपने पहले स्टडी किया है स्टोमेटा के बारे में, पढ़ा है ना। अभी हम बात कर रहे हैं लेंटिसिल्स के बारे में। और एक और ओपनिंग होती है जिनको हम कहते हैं हाइडोथोड्स। कई बार इन तीनों ओपनिंग्स में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। वैसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने क्या देखा, स्टोमेटा तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? लीव्स में एंड यंग स्टेम में, ठीक है। लेंटिसिल्स हमें कहाँ देखने को मिले? मैच्योर रूट एंड स्टेम में, ठीक है बेटा। हाइडोथोड्स हमें कहाँ मिलेंगे? लीफ की मार्जिन एंड लीफ का टिप। ये तो हो गया पहला डिफरेंस लोकेशन के बेसिस पर। दूसरा क्या है? कौन सा टिश्यू किस सेल्स का बना है? तो ध्यान से देखना, लेंटिसिल्स किससे बना है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल से। अभी हमने स्टडी किया लेंटिसिल्स किससे बने हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल से। स्टोमेटा किसके बने हुए होते हैं? स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल, जिनको हमने कहा गार्ड सेल्स, ठीक है। और हाइडोथोड्स बने होते हैं एपिथेलियल सेल से,
जो कि लूजली अरेंज्ड होती हैं। तो ये भी एपिथेलियल सेल से ही बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स कैसी होंगी, लूजली अरेंज्ड। ठीक है, एपिथेम भी बोलते हैं। अब फंक्शन क्या है इनका, एक्चुअल में ये चीज देखो, स्टोमेटा जो होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो करते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन लॉस कराती है। सेम फंक्शन आपका किसका होता है, लेंटिसिल्स का भी होता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेंगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेंगी। लेकिन बेटा ये परमानेंटली ओपन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ओपन एंड क्लोज नहीं होती हैं, परमानेंटली ओपन ही रहती हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोथोड्स जो होते हैं ना बेटा, इनसे लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। जबकि लेंटिसिल्स और स्टोमेटा के थ्रू तो आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वेपर की फॉर्म में लॉस होता है, तो वो हमेशा प्योर वाटर होता है। जबकि यहाँ पर प्योर वाटर नहीं होगा, वाटर के साथ साथ कुछ आपके शुगर, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर डिसॉल्व रहते हैं, तो ये प्योर वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो कॉर्क के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, वापस उसी के ऊपर हम आ जाते हैं। कॉर्क क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, क्यों होता है इम्परमिएबल, क्योंकि इसके पास सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। किसके डिपोजिशन होती है, सुबेरिन। अब क्योंकि कॉर्क सेल डेड होती हैं और इम्परमिएबल होती हैं, इसलिए ये इनएक्टिव होती हैं। इसलिए बेटा आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, जो फ्लास्क हम लेते हैं उनको कवर करने के लिए एक वुडन लाइक ब्लॉक हम यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, कॉर्क। हम केमिस्ट्री लैब में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉर्क इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कमर्शियली जो कॉर्क हमें मिलता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कमर्शियली कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेम सरफेस ऑफ कर्कस सुबर। कर्कस सुबर साइंटिफिक नेम है, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। इसको हम कॉमनली कहते हैं कॉर्क ओक। तो ये कमर्शियली हमें कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कर्कस सुबर से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किस किस में हेल्प करता है, एक तो प्रोटेक्शन तो देता ही देता है, आउटर मोस्ट स्किन होती है, स्टोमेटा होता है तो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉस भी होता है। तो ट्रांसपिरेशन लॉस से क्या होता है बेटा, प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो सॉल्ट जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं प्लांट के पास, तो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। साथ में कूलिंग इफेक्ट भी देता है, क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट भी देता है। ठीक है, कॉर्क जो है वो उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, सेकेंडरी कंडीशंस में ये बनता है। ट्राइकोम्स जो है वो ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे फंक्शन आपके हो जाते हैं, किसके, आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।